नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन क्या उनका जादू थोड़ा फीका पड़ गया है? और क्या बीजेपी के बहुमत से दूर रह जाने के आंकड़े को पीएम मोदी की हार कहा जा सकता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चुनाव आज तक के संपादक पीयूष पांडे। सर, आपका चुनाव आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, चुनाव आज तक मेरा भी है, इसलिए आपका भी स्वागत है। ठीक है सर। मुझे वाराणसी में मोदी की जीत का रंग कुछ फीका सा लग रहा है, या आप मानते हैं जीत तो जीत होती है? आप क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका, मुझे लगता है कि जीत तो जीत ही होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 1000 वोटों से या 1 लाख वोटों से, और हार भी हार ही होती है। सीपी जोशी राजस्थान में 1 वोट से हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। इसलिए सवाल वोट का नहीं है, सवाल जीत का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाख वोट से वाराणसी में जीत हासिल करी है। 2014, 2019 और 2024 वो लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीते हैं, सांसद बने हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस बार जितने वोटों से जीतने की अपेक्षा जताई जा रही थी बीजेपी की कार्यकर्ताओं में, उनके भक्तों में, उनके प्रशंसकों में, वो जीत का मार्जिन नहीं दिख रहा है। और अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है। हालांकि उसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस के अजय राय समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री मोदी को उनके ही संसदीय क्षेत्र में कड़ी चुनौती देने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। अदरवाइज इस बार उम्मीद जताई जा रही थी, या कहा जा रहा था, नारा भी दिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतना चाहिए, जो बिल्कुल संभव नहीं दिखा। जब आज ईवीएम खुले, जब पहले नतीजे आने शुरू हुए, रुझान आने शुरू हुए, तभी एक वक्त तो ऐसा आया कि अजय राय भी आगे थे कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए। इसका मतलब ये कि कड़ी टक्कर दी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जीत जीत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, लेकिन आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का कहना था कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 पार जाएगा, लेकिन अभी जो आंकड़ा आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि एनडीए 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। 293, 294 के आसपास एनडीए गठबंधन की, या तो बीजेपी गठबंधन की सीटें आएंगी, जो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए झटका है, एनडीए के लिए झटका है, क्योंकि उनकी उम्मीद, उनकी महत्वाकांक्षा ये थी कि वो कम से कम 350 सीट लेके आएंगे ताकि आसानी से सरकार चला सके। लेकिन अब थोड़ा सा मामला मुश्किल हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अब जो एक मैसेजिंग थी, जो एक प्रचार था लोगों के बीच में कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सॉलिड सरकार के साथ तीसरी बार सरकार चलाएंगे, बहुत सॉलिड सीटों के साथ सरकार चलाएंगे, वो ऐसा नहीं दिख रहा है। और इस बार तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई है। 272 का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पर नहीं छू पाई है। वो आखिरी आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि 244, 245 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन 272, जिसको हम करिश्माई आंकड़ा, जादुई आंकड़ा कहते हैं, वो बीजेपी नहीं छू पाई है। बिल्कुल सर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि नई सरकार बनेगी तो पीएम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो अभी तक करते आए हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी पार्टी का बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो कुछ बाउंडेशंस रहती हैं, कुछ परेशानियां रहती हैं, क्योंकि आपको गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ता है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखा, यूपी के टाइम में देखा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि गठबंधन की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। वो मजबूरियां इस बार भी होंगी, और खासकर तब जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे उनके सहयोगी हैं जो पाला बदलते रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी के लिए मुश्किलें निश्चित तौर पर होंगी, और उनको गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। वो जो बड़े फैसले लेना चाहते थे तीसरे टर्म में 400 पार सीटों के साथ, वो फैसले अब कम से कम अटक जाएंगे। जैसे समान नागरिक संहिता का मामला, जो हम यूसीसी का मामला मान रहे थे कि वो होगा, उस पर कुछ काम होगा, वो अब अटक जाएगा, ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसके अलावा और भी बड़े जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में थे, वो अब शायद उस तरह से इम्प्लीमेंट ना हो पाए, उस तरह से क्रियान्वित ना हो पाए जिस तरह से कि बीजेपी को उम्मीद थी। तो ये तो सही बात है। देखिए सर, सरकार तो एनडीए की बनेगी तय है, लेकिन इसमें
इंडिया गठबंधन को कितना फायदा हो सकता है? मतलब सीटें जो हैं पिछले चुनाव के हिसाब से इस बार बढ़ी हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कहना तो ये चाहते हैं कि मतलब इंडिया गठबंधन को एक मोरल बूस्ट मिला है, एक उनको ऑक्सीजन मिल गई है। जिस तरह की सीट उनकी आई है, उनको वो एक कंपटीशन में खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष बिल्कुल नदारद नहीं है, क्योंकि 3 महीने पहले 4 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा है और विपक्ष कहीं जमीन पर है ही नहीं। जबकि पिछले साल जून में इंडिया गठबंधन जब बना था तब ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया गठबंधन एक टक्कर देगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात बने उसमें नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के पास आ गए, जयंत चौधरी इधर यूपी में बीजेपी के पास आ गए। इसके अलावा जब 3 राज्यों के चुनाव हुए तो जिस तरह की सरफटव्वल हुई कांग्रेस और बाकी दलों के बीच, जिसमें नीतीश कुमार ने भरे मंच से कह दिया था कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी सूझती है, वो अपनी परवाह करती है, उसे सहयोगियों की परवाह नहीं है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने पाला भी बदल लिया। यानी गठबंधन, यानी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल थे उनकी आपस में ही नहीं बनती दिख रही थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की टकराहट थी, महाराष्ट्र में लास्ट टाइम तक सीटों के बंटवारे को लेकर परेशानी चलती रही, तो बहुत मुश्किल लग रहा था इंडिया गठबंधन के लिए। और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार, बीजेपी का कैंपेन इस तरह का था जिसमें लग रहा था, कम से कम मीडिया में ऐसा लग रहा था कि वो भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन अब जबकि आंकड़े लगभग आ गए हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, कम से कम इस तरह से मजबूत स्थिति में कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और कम से कम एक लोकसभा में चैलेंज दे पाएगी सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि पीएम मोदी के लिए आप आने वाले दिनों में क्या समस्याएं देख रहे हैं? मतलब पीएम के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये सब कुछ? जाहिर सी बात है कि चैलेंजिंग होगा। पहले भी मैंने कहा कि अब गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा उन्हें, और उनको कई सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे जो वो शायद ना करना चाहते हो। मसलन अब कैबिनेट में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू कुछ ज़्यादा सीटें मांग सकते हैं जो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को देनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अब उनके पास इनकार करने की स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 पार्टियां, अगर इन्होंने समर्थन वापस ले लिया बीजेपी से, तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, जो कि बीजेपी नहीं चाहेगी। इसी तरह से बहुत सारे जब गठबंधन में होते हैं तो हर पार्टी के अपना एजेंडा होता है, क्षेत्रीय स्तर पर उनकी कुछ अलग योजनाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो वो उनको निभाना, उनको देखना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने देखा था कि कई सारे दलों को साथ लेकर अटल जी चले, लेकिन उसमें कई दौर ऐसे आए जब ममता बनर्जी उस वक्त बीजेपी के साथ होती थी, एनडीए के साथ होती थी, वो नाराज़ हो गई, वो छोड़ के चली गई। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो गठबंधन में जो बड़ा दल होता है उसको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और बीजेपी इस वक्त बड़ा दल है और बीजेपी का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय है। उसको कई सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल अब फेस करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुश्किल दिन आने वाले हैं। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी दीदी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उन्होंने कभी लास्ट की जो मीटिंग्स हुई, जो भी बैठक हुई, उनमें कभी भी सहयोग नहीं किया, वो उस तरीके से दिखाई नहीं दी साथ में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अब, क्योंकि वो उस तरफ थी। उन्होंने लगातार कहा कि इंडिया गठबंधन का मैं हिस्सा हूं, और वो तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ी, ये तो साफ साफ दिख ही रहा था। लेकिन अब चूंकि एक आंकड़े आ गए और विपक्ष में ये उत्साह का माहौल है, विपक्ष को एक ऑक्सीजन मिली है कि वो नरेंद्र मोदी का काउंटर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले 10 साल में ऐसा लगने लगा था कि विपक्ष कहीं जमीन पर है ही नहीं, और विपक्ष मोदी को टक्कर नहीं दे सकता, मोदी की लोकप्रियता को टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन इस बार कम से कम ये नैरेटिव टूटे हैं, इस बार ये भ्रम टूटे हैं कि मोदी को टक्कर नहीं दी जा सकती, दोनों स्तरों पर, पूरे देश के स्तर पर भी और पर्सनल स्तर पर भी। क्योंकि जिस तरह से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो उसके बाद एक जो उनका कल्ट फिगर है उसकी इमेज थोड़ी सी धूमिल पड़ी। और दूसरी तरफ पूरे देश के स्तर पर जिस तरह से बीजेपी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई, 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, तो विपक्ष के लिए ऑक्सीजन मिलने वाली बात तो है ही। सर, विपक्ष का कहना है कि ये घमंड की हार है, ये अहंकार की हार हुई है, तो आपको कैसा लगता है? ये सब बातें विपक्ष और सरकार में जो लोग होते हैं इस तरह की बातें करते हैं कि विपक्ष घमंड की हार और अहंकार की हार है। हार और जीत के सिर्फ 1 या 2 कारण नहीं होते, कई सारे कारण होते हैं।
और अब जब बीजेपी विवेचना करेगी, इस बात का विश्लेषण करेगी, तब उसको समझ में आएगा कि हार के क्या क्या वजह है। अगर हम सिंप्लीफाइड तौर पर देखें, आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, तो कई जगह पर उम्मीदवारों का चयन गलत हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यूपी जितना आसान मान रहे थे बीजेपी वाले, वो उतना आसान था नहीं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जड़ें पहले भी थी और समाजवादी पार्टी ने मेहनत करके उस जगह को बनाया। इसके अलावा ठाकुरों की नाराजगी, जो ठाकुर समुदाय है उसकी नाराजगी लास्ट दिनों में जिस तरह से हुई, जिस तरह से पंचायत बैठी, जिस तरह से बीजेपी को वोट ना देने की अपील की गई, वो एक वजह यूपी में परेशानी का सबब बना। इसके अलावा भारी गर्मी में वोटिंग हुई, जो पहले चरण के बाद कम वोटिंग हुई, जिसके बाद ये माना गया था कि बीजेपी का वोटर शायद कुछ हद तक वोट देने नहीं गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि बीजेपी तो 400 पार आ ही रही है, यानी वो ओवर कॉन्फिडेंट था मतदाता। तो जिसके बाद बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली और कुछ इस तरह के वक्तव्य दिए जिससे उसका जो कोर वोटर है वो बाहर आए। लेकिन पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद ये लगने लगा था कि शायद टक्कर हो सकती है, और अब जब विवेचना होगी तो इसके कई सारे बिंदु शायद सामने आएंगे। लेकिन सर, जो आपने बोला समाजवादी पार्टी, ये तो अविश्वसनीय हो गया कि समाजवादी पार्टी 30 करीब सीटें लेकर आई है। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी का ऐसा था कि वो यूपी में ज़्यादा सीटें ला सकती है, जैसे कि एग्जिट पोल के हिसाब से भी था, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहीं भी नहीं थी लाइन में। आपको क्या लगता है? नहीं, ये आपको लग रहा है क्योंकि आप यहाँ बैठी हैं एसी में, इसलिए आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं थी और आप एग्जिट पोल पर विश्वास कर रही हैं। एग्जिट पोल तो गलत साबित हुए हैं, जिस तरह से हम देख ही रहे। मसला यह है कि समाजवादी पार्टी ज़मीन पर थी, जिसे कांग्रेस का साथ मिला और उसने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसके बाद उसने बीजेपी को टक्कर दी, बावजूद इसके कि जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी से चले गए बीजेपी के खेमे में। तो ये कह देना कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी क्योंकि हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन पर समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे कैंडिडेट चुने जिन्होंने टक्कर दी और वो अब दिख रहा है कि वो जीतते हुए दिख रहे हैं। यादव परिवार के कई सारे सदस्य जो खड़े हुए वो सारे ही लगभग जीते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी से उम्मीदवारों के चयन में कहीं गलती हुई, अति आत्मविश्वास उनका रहा, उनका मतदाता नहीं निकला, जबकि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है, जो यादव और मुसलमान कम से कम जिसको हम कहते हैं, वो निकला और उसने वोट किया। इसके अलावा उसको कांग्रेस का साथ मिला, जिसका भले ही यूपी में छोटा वोट बैंक था लेकिन उसने उसको सपोर्ट किया, जबकि पिछली बार 2019 में मायावती का वोट बैंक उसके साथ था लेकिन वो उतना कारगर नहीं था। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अमेठी रायबरेली का मोर्चा संभाला, तो वो 2 सीटें इस गठबंधन को मिली। और इसके अलावा रैलियां जिस तरह से प्रियंका और राहुल ने यूपी में की, बिल्कुल उसका फायदा मिला। इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी को मिले हैं, तो इस पर आपको ये तो जब वोट आएंगे तब समझ में आएगा कि वोट शेयर कहाँ किसको मिला है। अभी तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या बीजेपी ने बिल्कुल बहुत खराब प्रदर्शन किया है। बीजेपी का दावा ये था कि वो 60 से ज़्यादा सीटें लाएगी, इसलिए जब उसकी